गवर्नर सरप्राइज करेंगे। अ, अगर रेट कट मान लीजिए नहीं आता है तो बाजार उस पर किस तरह का रिएक्शन देगा, इस पर चर्चा करेंगे। और अगर रेट कट आता है तो फिर इकोनॉमी के लिए कितनी ये बड़ी जीत होगी, और हमारी जो नज़र होगी उनकी कमेंट्री पर होगी कि इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर संजय मल्होत्रा क्या कुछ कहते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो म्यूचुअल फंड के दिग्गज हैं। इसके अलावा इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत हमारे साथ हैं। सुनील कुमार सिन्हा इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, और इसके अलावा कोटक एएमसी के फिक्स्ड इनकम के हेड अभिषेक बिसेन हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। देवेंद्र जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। सर देखिए, चर्चाएं हैं, और अगर हम तो मार्केट से जुड़े लोग हैं तो अब कहीं ना कहीं बाजार की एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म भी होती है। आप जरा ये बताइए कि क्या मान के हम चलें कि कम से कम 0.25% रेट कट आ रहा है आरबीआई की तरफ से, और ये भी बताइए कि क्या आधे % का भी सरप्राइज संभव है, या फिर उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? देखिए, हमारा मानना तो ये है कि इस समय जो स्थिति है वो बड़ी फ्लूइड जो बोलते हैं वो है। ग्रोथ कम हुआ, माना अगले साल के लिए जो बोला गया वो ऑलमोस्ट सेम है 26 के लिए। पर इस समय जो सबसे बड़ी सिचुएशन है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स, और जिस तरह से रुपया लगातार वीक हो रहा है वो जो है आपको इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि हम नेट नेट कमोडिटी इंपोर्टर हैं। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड साइड में, उससे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, और वो आपके इन्फ्लेशन में और फिर इकोनॉमी में फीड इन होगा। हमारा ये मानना है, हम बाजार के में मेरे ख्याल से अब एक आधी लोग ऐसे हैं जो ये मान के चल रहे हैं, और जिनको खैर कि पॉलिसी में इस बारी रेट कट देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो अभी स्थिति है, टैरिफ वॉर जो यूएस ने चालू किया है, अभी तक हमारे इंडिया के ऊपर नहीं लगा है, बाकी देशों के ऊपर, कनाडा, मेक्सिको, चाइना के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो आपका टैरिफ इंक्रीज किए हैं। अभी हिंदुस्तान के बारे में स्थिति थोड़ी वो क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार ब्रिक्स कंट्री को भी एक तरीके से धमकाया है कि भाई अगर आप अपनी करेंसी बनाने की सोच रहे हैं तो वी विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट यू। तो जिस समय इस तरह की स्थिति है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम किस तरह करेंसी कितना आगे जाएगा, क्या स्टेबल होगा या बढ़ेगा या घटेगा, तो अनसर्टेनिटी वाली स्थिति में हमारे हिसाब से इस समय कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। परंतु जो स्टेप जिससे मार्केट को, मतलब मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमी को फायदा होगा, वो ये है कि अगर हम किस तरीके से एम्पल लिक्विडिटी इन द सिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ाएं, जिसका असर आप देखते हैं जैसे ही लिक्विडिटी ईज आउट होती है, लिक्विडिटी आपका कंफर्टेबल जोन में आती है, आपको ओवरनाइट रेपो रेट, कॉल मनी रेट, सब में फर्क देखने को मिलता है, और वो धीरे धीरे बाकी चीजों में फीड इन होता है। हमारे हिसाब से लिक्विडिटी को ईज करना है, क्योंकि अगर हमने रेट कट किया और लिक्विडिटी टाइट रही तो रेट कट का कुछ फायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट सर। मतलब लिक्विडिटी सिचुएशन को सुधारने के लिए आरबीआई ने एक कदम भी उठाए हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की हमने देखा कि लिक्विडिटी बूस्टर दिया है। तरीका एक ये भी होता है, मतलब कई बार चर्चा होती है कि ठीक है आप रेट कट ना काटें, कहीं हो सकता है कि उससे इन्फ्लेशन को हवा मिल जाए, लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, और सरकार का जो इंटेंट बजट में दिखा उसको लेकर उम्मीदें बढ़ गई। कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए सरकार ने कदम उठाए और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर किया। लेकिन सुनील सर, आपके पास आएंगे, आप जरा ये बताइए बाजार के लिहाज से कि अगर रेट कट नहीं आता है, क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई काफी, हम अपने डेटा में दिखा रहे थे कि 76% इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि 0.25% का रेट कट आ रहा है, क्या बाजार उससे निराश होगा? बिल्कुल। देखिए, ये मार्केट तो सेंटिमेंटल हमेशा हमेशा ही होता है कि पॉलिसी आने से पहले बाजार की कुछ उम्मीदें होती हैं, और अगर रेट में जो बदलाव है वो अपेक्षा के अनुरूप रहता है तो उसका पॉजिटिव असर होता है, और अगर अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा तो नेगेटिव असर होता है। परंतु मैं यहाँ पे अभी भी ये कहना चाहूँगा कि जो इस समय स्थिति है वो एक असमंजस की स्थिति है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी ट्रैजेक्टरी जिसको हम कहते हैं उसका रुख क्या होगा।
वैसे पिछली पॉलिसी के वक्त जो है आरबीआई ने ट्रैजेक्टरी के बारे में अपना विचार दिया था, परंतु तब से लेके अब तक हमने ये देखा कि जिस हिसाब से ट्रम्प के आने के बाद तमाम जो है उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, और उसका असर जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा है, खासकर जिस किस्म का कैपिटल फ्लाइट हमने इमर्जिंग इकोनॉमी से देखा है, और उसका असर जो है वो हमारी करेंसी पे पड़ा। इन सारी चीज़ों को अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आने वाले समय में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का दबाव बना रहेगा। और दूसरी तरफ जिस किस्म का क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में भी इस समय कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है। अब हमने ये देखा कि इस साल जो है वो जनवरी का महीना जो है वो अपेक्षा से कहीं ज्यादा गर्म था, और आने वाले समय में फरवरी में भी जो स्थिति है उससे भी इन सब चीजों का असर जो है आने वाली रबी जो क्रॉप है उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो नेट नेट मैं ये देख रहा हूं कि जो दो कमोडिटीज हमारे इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, एक तो एग्रीकल्चर कमोडिटी और दूसरा जो है ऑयल। पॉजिटिव साइड ये है कि इस समय ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में स्थिर हैं, परंतु अगर रुपया लगातार गिरता रहेगा तो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और उसका असर भी हमारी इन्फ्लेशन पे दिखेगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो नॉमिनल एंकर है आरबीआई के पॉलिसी मेकिंग के लिए, और उसके बारे में इस समय जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है। तो ऐसे में मेरा भी मानना है कि इस समय जो उचित कदम होगा वो होगा कि स्थिति को जस के तस रखा जाए, यानी कोई चेंज ना किया जाए पॉलिसी रेट में। और जब अप्रैल में एनुअल पॉलिसी आए उस समय जो है एक बार पुनर्लोकन करके डिसाइड किया जाए कि आगे क्या करना है, क्योंकि दिक्कत यह है कि आप पॉलिसी में फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते कि आज आपने पॉलिसी रेट कट कर दिया और कल को अगर स्थिति बदल गई तो या आपके अनुरूप नहीं रही तो आप फिर से पॉलिसी रेट बढ़ा देंगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए 2 महीने वेट करना मेरी समझ से ज्यादा उचित कदम होगा बनिस्पत के इस समय, क्योंकि अपेक्षाएं हैं कि बजट जो है उसमें कई कदम उठाए गए हैं कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करने के लिए। तो इसलिए हमें जो है रेट कट कर देना चाहिए जिससे कि रिटेल लोन सस्ते हों और कंज्यूमर जो है उसका लाभ उठा सकें। मेरी समझ से ये कदम इस समय बहुत उचित नहीं हो। काफी बेहतरी से आपने समझाया। एंड वी हियर यू व्हेन यू से इन्फ्लेशन नॉमिनल एंकर है फॉर आरबीआई पॉलिसी मेकिंग। हमारी पैनल पर दो सुनील जी मौजूद हैं। हाँ, आप इकोनॉमिस्ट सुनील कुमार सिन्हा को सुन रहे थे और बाजार के जाने माने दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ हैं। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। सुनील सर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। अभी अभी हम जिस तरह के सेंटिमेंट्स, इकोनॉमी, ग्रोथ, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अ बिग फोकस जिस पर नजर रहनी भी चाहिए, लेकिन सर करेंसी वीकनेस है वो भी एक बड़ा कंसर्न है। आरबीआई इस पर कैसे काम करेगा? पॉलिसी डायरेक्शन जो है बहुत क्रूशल रहने वाला है मार्केट के लिए। आप कैसे देखते हैं इस पॉलिसी को, और पॉलिसी से ठीक पहले और उसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे बदलेंगे? देखिए, मार्केट ने अनडाउटेडली 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट को डिस्काउंट कर लिया है, और मगर ये उम्मीद है, बट असलियत में देखें जो पैनलिस्ट ने अभी कहा मैं उनसे सहमत हूं कि प्योरली क्वांटिटेटिव नंबर्स देखें। आरबीआई का पॉलिसी टारगेट था 4%, वो अभी 4% के करीब नहीं है। अभी भी जनवरी का भी देख रहा देखो तो 4.5 पे ही है। सेकेंड, आप ग्रोथ स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद 7.2 पिछले 6 साल का दिया था, 6.6 उसको घटा दिया, फिर भी वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग देश के हाथ हमारी है। तो ग्रोथ स्लोडाउन ये मार्केट ने जितना डिस्काउंट किया था ग्रोथ उससे स्लो डाउन है, मगर अभी भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है वर्ल्ड में। तो एक स्लो डाउन माने कोई रिसेशन कैसे तरफ नहीं जा रहे। थर्ड थिंग, आपने करेंसी की बात उठाई, वो बहुत अहम है, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस पैनलिस्ट में कहा उसके साथ मैं और ही जोड़ूंगा कि पहले तो दबाव था आरबीआई के ऊपर रेट कट के लिए शक्तिकांत दास के टाइम में, जब यूएस फेड अपनी रेट कट की बात कर रही थी। अब लेटेस्ट यूएस फेड रेट कट की पॉलिसी में उन्होंने रेट कट का कोई ऐलान नहीं किया है, बोले कि वेट एंड वॉच करेंगे। तो अगर फेड रेट कट नहीं कर रहा है और इंडिया ने कट कर दिया तो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो और बढ़ जाएगा, यानी रुपये पे और भी दबाव आ सकता है। और अब आरबीआई के हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट काम है करेंसी को प्रॉपरली मैनेज करना, और जो लिक्विडिटी डेफिसिट आई थी सिस्टम में वो आरबीआई के काम के कारण नहीं आई थी, क्योंकि वो डॉलर खरीदने के लिए रुपये को सक आउट कर रहे थे।
तो इस बार में जो लिक्विडिटी के ऊपर फोकस है वो ज्यादा होगा आरबीआई का। और मार्केट मानती है रेट कट, मगर मेरा कहना है कि डेटा के समय तो आप देखें तो रेट कट नहीं होना चाहिए, शायद अप्रैल में देखेंगे। मगर जैसे मैंने कहा, मार्केट एंटिसिपेट कर रही है, और अगर आरबीआई ने नहीं किया रेट कट तो डेफिनेटली एक रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में, बैंक्स में थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन दिखेगा। मगर ये 1-2 दिन की बात होगी, क्योंकि उसके पहले आरबीआई गवर्नर पहली इसकी उनकी ये पॉलिसी स्पीच है, तो उनके सोच विचार सामने आएंगे, फॉरवर्ड गाइडेंस क्या कर रहे हैं, कैसे करने वाले हैं, और उसके अलावा जो रेगुलेशंस में वो क्या करने वाले हैं, ये सब भी अहम चीज है। तो शायद उसमें पॉजिटिविटी आ जाए तो मार्केट वापस बाउंस बैक हो सकती है। मगर खास करके मैं कह रहा हूं कि मार्केट एक सेंटिमेंटल तौर से ये रेट कट को एंटिसिपेट कर रही है, डेटा उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो कुल मिला के सारे पॉइंट्स नोटिस हो रहे हैं और यहाँ पे ठीक पॉलिसी से पहले सभी एक्सपर्ट्स ने अपना एक व्यू पॉइंट दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, अभिषेक सर से एक व्यू पॉइंट लेना बाकी है। अभिषेक जी, एक बार जरा अपना व्यू पॉइंट आप भी दे दीजिए। यस सर, सो हमारा अनुमान भी यही है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जैसे सभी पैनलिस्ट ने बोला कि करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी को देखते हुए रेट कट की शायद जरूरत नहीं है। बट हमारा मानना ये है कि करेंसी को सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। अगर हम अपनी इकोनॉमी को टाइट लिक्विडिटी और टाइट रेट स्टांस में रखेंगे तो शायद आगे आने वाले टाइम में जो करेंसी के लिए शायद अच्छा ना हो। सो इस स्थिति में ये होगा कि करेंसी पे दबाव और बढ़ जाएगा। और करेंसी को अगर देखा जाए तो सिर्फ डॉलर के परिप्रेक्ष्य में करेंसी शायद रुपया जो है वो थोड़ा वीक दिख रहा है, बट रुपया जो अदर करेंसीज के साथ देखें तो रुपया जिसको हम रियर इंडेक्स भी बोलते हैं, वो रुपया रीजनेबली स्ट्रांग है, इट्स नॉट वीकनिंग एज सच। सो उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो रुपये से कोई इतनी ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है, और जितना थोड़ा डिप्रिसिएशन हुआ है वो एडजस्टमेंट हुई है विदा वी अदर करेंसीज, सो दैट हमारी जो एक्सटर्नल बैलेंसेज हैं वो बनी रहें। सो इंडिकेशन के तौर पे अगर आरबीआई रेट कट करता है तो ग्रोथ के लिए काफी अच्छा बूस्टर रहेगा, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एंड अराउंड 4% है, और आगे आने वाले समय में भी अराउंड 4% रहने वाली है। अगर हम फूड इन्फ्लेशन देखें तो फूड इन्फ्लेशन के नंबर्स भी काफी अच्छे एनकरेजिंग है। क्रॉप प्रोडक्शन देखें तो वो भी काफी इंकरेजिंग है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई बाधा नहीं है आरबीआई के सामने, बट जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो अभी लिक्विडिटी की है। लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट काफी बड़ी है, और वो समस्या को अगर हम सुलझा लेंगे तो हमारी इकोनॉमी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और उसके साथ अगर हम रेपो रेट कट भी देखें, हमारी एक्सपेक्टेशन 25 बेसिस पॉइंट की है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी आती है तो रेट अपने आप एडजस्ट होता है। सो अगर आप लिक्विडिटी इतनी दे रहे हैं इकोनॉमी में तो रेट भी एडजस्ट करेंगे, तो वो एक अच्छा सिग्नल होगा, और इट्स अ होलिस्टिक पॉलिसी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। देवेंद्र सर, ये लिक्विडिटी की बात अमूमन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन लिक्विडिटी तो 15-20 दिन पहले एक बार आरबीआई इन्फ्यूज कर चुका है। क्या वो सफिशिएंट नहीं थी 15-20 दिन पहले, जब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लिक्विडिटी पंच हुआ? देवेंद्र सर, एक बार आपका टेक। देखिए, ये कि फिक्स नहीं है, सब डायनेमिक है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना वो है। अगर आप देखें कि 1.5 लाख करोड़ उस समय सिस्टम लिक्विडिटी कोई 3 लाख करोड़ के करीब डेफिसिट चल रहा था। तो ये एक जो है ये आपका एक रेगुलर प्रोसेस है, जिसको आपको डे इन डे आउट और हर समय आपको उसको वॉच करना है और उसको वो करना है ना। आपने VRR किया ना, VRR में जैसे ही वो मेच्योरिटी आएगा तो फिर आपको फिर दोबारा इन्फ्यूज करना पड़ेगा। CRR का प्रॉब्लम ये है कि CRR आपने एक बार एक्शन ले लिया, परमानेंट लिक्विडिटी स्टेप हो गया। आप OMO करते हैं, आप VRR करते हैं। अब VRR की जरूरत इससे पड़ती है कि सरकारें किस हिसाब से खर्च कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का कंसोलिडेटेड फंड आरबीआई मैनेज करता है, वो सरप्लस लिक्विडिटी कहाँ है। तो सरप्लस लिक्विडिटी आपका, चाहे आरबीआई का जो रूल ऑफ थंब है कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का ±1% के करीब रहना चाहिए। अगर -1% के करीब है, एक्सेस है, +1% या उससे ऊपर है तो बहुत टाइट है। तो वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ये रेगुलर प्रोसेस है,
ये नहीं कि हमने एक बार कर दिया और उसके बाद हम बैठ गए और उसको आगे टेक केयर करेगा। अगर वो सीआरआर के थ्रू किया है तो परमानेंट हो गया, परंतु अगर आप The Monetary Policy Committee